देखिए आपका अंतिम पड़ाव आ चुका है भैया। यूपीएसआई का जो अंतिम पड़ाव होता है, किसी भी एग्ज़ाम का जो अंतिम पड़ाव होता है वो क्या होता है, आपका जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस होती है उसके बीच का जो समय है 30 से 35 दिन का, उसको हम अंतिम पड़ाव बोलते हैं। ठीक है, मैंने आज एक पोएम भी डाली थी एस्पिरेंट्स की, आप देख सकते हो उसको, बहुत अच्छी है, देख सकते हो, बहुत बच्चों ने प्यार भी दिखाया उस पर। तो भाई देखो अब क्या है असल में कि आपके पास में मुश्किल से 35 से 36 दिन है। अब मैं सर ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप, डेट तो 20 तारीख से है। देखो यार मान के चलो आपका 20 तारीख को ही एग्ज़ाम हो रहा है, 20 अक्टूबर को आपको पहली शिफ्ट में पहला एग्ज़ाम है। ठीक है, अब क्या है, मान के चलो आप मेरठ के हो और आपका जो सेंटर चला जाता है लखीमपुर खीरी, सीतापुर इधर या फिर आगरा या कहीं चला जाता है, और सबका कम से कम 100 किलोमीटर प्लस में ही जाएगा, सेंटर आसपास नहीं रहेगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें भाई सीधी सी बात है आपके 2 से 3 दिन व्यर्थ ही जाएंगे देखने में कि सेंटर कहाँ है, यहाँ है, फिर एक दिन आप पहले वहाँ पे जाओगे भी, तो मतलब 100 आप ये मान लो मोटे मोटे 35 से 36 दिन है आज की टाइम में जब आपको ये वीडियो मिल रही है। अब इस समय को यूटिलाइज़ कैसे करें। देखो सबसे पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूँ, 8 से 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ना मत। ठीक है, 8 से 10 घंटे ज़्यादा पढ़ना मत। कुछ लोग आपको एडवाइस देंगे 12 घंटे पढ़ लो, 14 घंटे पढ़ लो, जितना मैक्सिमम हो सके उतना पढ़ लो। पैनिक लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, चाहे किसी की तैयारी हो चाहे किसी की तैयारी ना हो, हकीकत यही है। जितना आप पैनिक लोगे ना उतना आप एग्ज़ाम में अपने आप को नुकसान पहुंचा दोगे। आपने बल्कि ये देखा भी होगा कि कुछ एग्ज़ाम को आप अगर बिना प्रेशर के जाओगे वहाँ पर, बल्कि ये कहना गलत होगा क्योंकि यूपीएसआई जैसी वैकेंसी और बहुत से लोगों की ड्रीम जब होती है, और प्रेशर तो स्वाभाविक सी बात है। मैं शर्त मार के कह रहा हूँ, जैसे ही कल एग्ज़ाम डेट चली होगी पता, 99% बच्चों की बता रहा हूँ मैं, 99% बच्चों की जो सीरियस हैं, जो बच्चे सीरियस हैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, या तो बुखार चढ़ा होगा या फिर एक तरह से कहते हैं ना कि बस एकदम से दिमाग ख़राब हो गया देखते ही, खाना खा रहे होंगे खाना भी नहीं खाया होगा। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, कुछ लोग खाना खा रहे थे, नो यार अब तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। हकीकत यह है कि वो डरने गए, पर जो एक एस्पिरेंट होता है ना, कोई 1% ही होगा उन 99% में, जो तैयारी करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेहनत करी है यूपीएसआई के लिए, वो ना डरा हो, पर 99% बच्चा डरा है। अब आप अगले 30 से 35 दिन आप क्या करोगे। देखो ये जो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 30 दिन है, पर कहने को 40 दिन है। हकीकत ये है, ये 40 दिन आपके 40 साल डिसाइड करेंगे कि आप अगले 40 साल कैसा लाइफस्टाइल जीने वाले हो, कैसी ज़िंदगी जीने वाले हो। ठीक है, तो ये 40 दिन, अब देखो किसी ने चाहे 4 साल से मेहनत करी हो चाहे 10 साल से मेहनत करी हो, जो मेहनत इन दिनों में जो मेहनत कर लेगा और वो भी स्मार्टली, भाई वो सिलेक्शन ले जाएगा। हकीकत ये है। दूसरी बात, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है मैं बताऊँगा नहीं, पर सबसे बड़ी बात है आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई आपके कौन से टॉपिक कमज़ोर हैं। कोई मास्टर, कोई भाई कितना ही बड़ा मास्टर हो, भगवान श्री परशुराम से बड़ा तो कोई मास्टर होगा नहीं। भाई जिसने कर्ण को तैयार करा, कर्ण महाबली था, महाबली का महायोद्धा था। अगर उसको शराप ना मिला होता कि भाई जब तो युद्ध भूमि में जाएगा तो अपनी जो कला का प्रदर्शन है, जो क्योंकि उस पर जो चीज़ें आती थी युद्ध में, वो अब तू नहीं दिखा पाएगा। वरना अर्जुन तो खत्म था, अर्जुन खत्म था तो महाभारत खत्म था। पर क्या था, पर क्या हुआ, कुछ नहीं। तो भगवान परशुराम ने भी जिसको तैयार करा था ना, वो भी फेल हो गया वहाँ पर। देखो विष्णु के 9वें अवतार भगवान श्री परशुराम जी। तो हकीकत यही है कि स्मार्टली जो पढ़ेगा, अब इन 40 दिन में ये आपके 40 साल डिसाइड करेंगे। हकीकत ये है। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपको क्या करना है। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मृतक आश्रित का जो हमने पेपर देखा है, जो मैंने एनालाइज किया है, और जो कुछ टॉपिक्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ये तैयार कर लो। किसी का मैथ वीक है, जिसका मैथ अच्छा है भाई वो उसके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, मैथ के अगर मैं टॉपिक बात बताऊँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है भाई, मृतक आश्रित के हिसाब से भी, और जो यूपीएसआई में जो आप मैक्सिमम कवर्स कर सकते हो, टाइम एंड वर्क रेशियो, ठीक है भाई, और आपका जो है टाइम एंड डिस्टेंस, एक टाइम एंड वर्क होता है, एक टाइम एंड डिस्टेंस होता है। इसके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप का भी आपको कम से कम एक सवाल तो देखने को मिलेगा आपको यूपीएसआई में। ठीक है भाई, और जो आपके मोटे मोटे से हैं, ये आपका सीआई, एसआई, ठीक है भाई, प्रॉफिट लॉस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नंबर सिस्टम करके चला जाना भाई, 4 क्वेश्चन मिनिमम आपको नंबर सिस्टम से मिलेंगे। नंबर सिस्टम में क्या है भाई, एचसीएफ एलसीएम है, इससे हर पिछली बार भी क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आएगा। आपका सिंप्लीफिकेशन है नंबर सिस्टम में ही, आपका भाई पावर एंड सर्विसेज है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। और भाई आपका नंबर सीरीज जैसे डिविजिबिलिटी से आ जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम से आ जाएगा। तो भाई 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आपके बनेंगे।
3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज से, 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस से, टाइम एंड डिस्टेंस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, रेशियो से, टंकी वगैरह, ये तो नॉर्मल से हैं। अब जो बाद के बचे हैं जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, क्रमचय परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, सेट थ्योरी हो गया, और भाई आपका मेंसुरेशन हो गया, और भाई आपका जो अलजेब्रा हो गया, क्योंकि अलजेब्रा भी कुछ कुछ आता है। अब जो इसमें अलजेब्रा आता है ना, वो एसएससी के लेवल का नहीं आता है अलजेब्रा। आपको कुछ भी फॉर्म दे देगा, अगर आप x = 1 भी कर लोगे या x = 2 उसके हिसाब से इक्वेशन को देख के कर दोगे तो आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। वो ऑप्शन से हो जाता है, इसका अलजेब्रा को इतना हैवी नहीं आता। अगर आपके ये पूरे नहीं है तो आपको इन पे ध्यान नहीं देना। जो आपका मैथ का 70% 70 से 75% हिस्सा है, आपको उस पर ध्यान देना है। और दूसरी बात देखो, असल में मुद्दा क्या है, अभी आपको भैया मॉक पेपर, देखो मैं कहता हूँ मॉक पेपर लगाओ, पर मॉक पेपर के साथ साथ अगर आप डेली मॉक पेपर लगा रहे हो तो शायद आप अपना नुकसान कर सकते हो। 2 से 3 दिन मैक्सिमम अब लो समय, क्योंकि जो सबसे बड़ा अब जब देखो जो 40 दिन है ना अंतिम के, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा ना, वो आपका ये होगा जो आपने पहले पढ़ा है उसका जितना आप रिवीजन कर लोगे, जिसने जितना उतना रिवीजन कर लिया जो आपने पढ़ा है। मान के चलो भाई आपने परीक्षावाणी से, मतलब पॉलिटी परीक्षावाणी से तैयार करी, या फिर मैथ कहाँ से करा, जैसे भी किया वैसे भी किया, जीएस हिंदी जहाँ से भी करी, जिसका आप बार बार मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कर लोगा, जो बच्चा मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन कर लेगा इसका, भाई उसका नंबर अच्छे आएंगे। अब आप मॉक के चक्कर में डेली एक मॉक पेपर दोगे तो भाई आप बहुत बड़ी मूर्खता करोगे और बहुत बड़ा आपको नुकसान झेलोगे भाई, सीधी सी बात है। मैक्सिमम 2 से 3 दिन या फिर 4 से 5 दिन भी ले जाओ। मॉक का मतलब क्या है? मॉक का मतलब कुछ नहीं है, अगर आपके मॉक में कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, मॉक का मतलब सिर्फ ये है कि आप देखो असल में क्या है मॉक का मतलब, अगर आप भी अटेम्प्ट करोगे, मैं भी अटेम्प्ट करूंगा, चाहे आप पैट का एग्जाम ले लो, चाहे किसी का भी एग्जाम ले लो, बहुत से बच्चों के जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो ऐसे हुए हैं, आते आते हुए भी क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो मॉक का मतलब सबसे पहला तो ये है कि जो गलती आप पेपर में करोगे उसे आप गलती घर ही कर लो और उस गलती से सीख लो, तो शायद आप पेपर में वो गलती ना करो। दूसरा मॉक का मतलब है कि भाई टाइम मैनेजमेंट, बस ये 2 चीज़ें तो देखनी है भाई। अगले 35 दिन में अगर आप हर 5वें दिन भी मॉक पेपर लगाओगे तो 7 मॉक पेपर होते हैं। 7 मॉक पेपर में भैया 160 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मजाक खेल नहीं है, इनको एनालाइज करना, इनको बना के रखना तो बहुत बड़ी बात है। तो 7 से 8 मॉक पेपर भी आपने दे ली ना पेपर से पहले, तो आप टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा कर पाओगे और ये भी देख पाओगे कि भाई हम गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप रीजनिंग में ले लो, ऐसा आप मैथ में ले लो। देखो रीजनिंग में आपको रीजनिंग तो देखो सारी पढ़नी है। बस सबसे पहली बात तो पजल, अगर किसी ने पजल अब तक ना पढ़ी हो तो भाई पजल मत छेड़ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर किसी ने मशीन इनपुट आउटपुट ना पढ़ा हो तो भाई मत छेड़ना, ठीक है जी। और एक आता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, अगर किसी ने अब तक वो ना पढ़ा हो तो मत छेड़ना, हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि पजल का ऐसा है हिसाब, पजल का तो देखो मोस्टली ये मानो अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 95 बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो भाई इसका क्या है, कुछ नहीं है, मशीन इनपुट आउटपुट है, इसका रेशियो 70-30 का है। अगर 100 बच्चे बैठेंगे तो 30 ही दे पाएंगे, 70 नहीं दे पाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट का है, इसका 60-40 का है कि भाई अगर बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो 60 बच्चे नहीं दे पाएंगे, 40 दे पाएंगे। तो ये 3-4 टॉपिक आप अगर नहीं हुए हों आपके तो मत करना, और जितनी भी आप मैक्सिमम रीजनिंग कर सको आप कर लो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके मैथ और रीजनिंग में टॉपिक बचे हैं भैया उसको 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दो, 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दो, ठीक है। 10 दिन में ख़त्म करने के बाद में इसका भैया रिवीजन करो जितना कर सको, पेन कॉपी उठा के जितना आप घिस सको, जितना आप उंगली अपनी पेन, अपनी पेंसिल, अपनी कॉपी वे ले आओ, 20-20 रुपये की वो आती है नोटबुक, जितना लिख सको मैक्सिमम उतना लिखो। हिंदी भैया, हिंदी देखो आपकी 1-2 बार पूरी हो जानी चाहिए थी अब तक, अगर आपकी नहीं हुई है तो फिर आपकी गलती है। हिंदी डेली 1 घंटा रिवीजन, और भाई आप प्रैक्टिस सेट मान लो हद से हद। हिंदी का अलग से बता रहा हूँ, सिर्फ हिंदी का। ऐसे ही जीएस का देखो मूल विधि संविधान, जिसने मूल विधि संविधान पर फोकस किया होगा, ठीक है ना, मूल विधि संविधान पर, तो भाई देखो 22 क्वेश्चन इसके आते हैं। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने जो आपसे 15 से 20 दिन पहले एक किताब बताई थी परीक्षावाणी, आप यकीन मानना अगर संविधान के 18 क्वेश्चन या फिर 16 क्वेश्चन, 18 या 16 ऐसे ही आएगा रेशो, 16 या किसी सेट में आपको 16 मिलेंगे क्वेश्चन संविधान के, 18 जिसने परीक्षावाणी लगा रखी होगी, अगर 18 आएंगे ना तो आप 17 करोगे, 16 आएंगे तो 15 करोगे। एक का चांस हो सकता है कि गलत हो जाए जिनने परीक्षावाणी अच्छे से पढ़ रखी है। मूल विधि कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, एक बार रीडिंग लगा दो, बस एक बार रीडिंग लगा दो, ठीक है ना, एक बार रीडिंग लगा दो। और मूल विधि इससे ज़्यादा कोई ना कोई धारा रटो ना ही कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ धारा रेयरली पूछेगा, अगर आपकी किस्मत खराब हुई 1 क्वेश्चन धारा से आ सकता है और वो भी आप ऑप्शन से कर लोगे,
ए मिनट, अगर आपने इससे पहले पढ़ी है। ये समय, क्योंकि आपको पता है जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है, कहाँ तक और कितना आप याद करोगे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। तो धारा है एक तरह से जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एसटी एससी एक्ट। अब देखो जो इसमें एक्ट जो इम्पोर्टेंट है, आईपीसी इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना कि भाई लूट क्या होती है, डकैती क्या होती है, क्योंकि आपको आईपीसी में ज़्यादातर एक क्वेश्चन पूछेगा कि ए सड़क से जा रहा था, बी एक लुटेरा है, इसने इसकी गाड़ी छीन ली, फिर इसको ऊपर से इसके सर में मार दिया, इसकी मृत्यु होगी, तो इस पर बताओ लूट प्लस हत्या का मुकदमा लगेगा या क्या क्या, ऐसे इस टाइप के सवाल पूछेगा आपसे ये नहीं पूछेगा कि लूट की धारा क्या है, हत्या की धारा क्या है। खैर हत्या की तो कोई बता देगा, मतलब धारा मोस्टली नहीं पूछता। तो आपको क्या है आईपीसी में ऐसे लूट, देखो जो आपको आईपीसी पढ़नी है ना, आईपीसी में आप ये देखो कि आप सब इंस्पेक्टर हो, और एक सब इंस्पेक्टर को थाने में किस टाइप के केस आते हैं भाई। देखो लूट के आ जाते हैं, चोरी के आ जाते हैं, रेप के आते हैं, ठीक है जी, छेड़छाड़ के आते हैं लड़कियों के साथ में ज़्यादातर, ठीक है, आईटी से जुड़े मामले आ सकते हैं, ठीक है, तो आईटी एक्ट पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। और क्या है भैया आपका SC ST एक्ट का मुकदमा आ सकता है, वैसे आप उसमें कर नहीं सकते, इंस्पेक्टर या CO लेवल का उसमें जांच कर सकता है। पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, थाने में जो नॉर्मली केस आते हैं, तो भैया एक्ट जो हो गए ना आपके SC ST एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप देखना इसमें एक क्वेश्चन हर सेट में जरूर मिलेगा SC ST एक्ट से, क्योंकि भैया देखो आप SI बनोगे ना, तो जो नीचे का तबका है, ठीक है, जो बेचारे शोषित वंचित हैं जो भी है, उनके संरक्षित करने के लिए सरकार शायद इस पर ज़्यादा जोर देती है। और आप जब ट्रेनिंग सेंटर में भी जाओगे, आपका पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा हिस्सा होगा ST SC एक्ट, ठीक है, कि आप कैसे, जैसे नीचे तबका है, ऊपर तबका है, बहुत सी जात पात का इशू है, आप कैसे लोगों को एक साथ ला सकते हो, एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हो, कैसे आप जातिवाद खत्म कर सकते हो, कैसे आप भाईचारा बढ़ा सकते हो, कैसे आप सद्भाव मतलब एक दूसरे में, मतलब ये इस तरीके के आपके वहाँ पे चलेंगे। तो जो आपका एक्ट्स में अगर देखें तो SC ST एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मोटर व्हीकल अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब इनकी रीडिंग करनी है, ठीक है, रीडिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। नॉर्मली कोई धारा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से भैया। देखो जब आप पेपर दे आओगे देख लेना, ठीक है, मोटर व्हीकल अधिनियम रीडिंग कर लेना, भूमि सुधार एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा, क्योंकि भूमि के भी बहुत मामले आते हैं जी। डेली आपके फरियाद CO साहब के पास, इंस्पेक्टर साहब के पास थाने में कि जी मेरी ज़मीन पे उसने कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, ज़मीन से जुड़े ये नहीं कि भूमि सुधार से, जो आप एक SI के बाद थाने में आ सकते हैं वो, तो भाई भूमि सुधार से पक्का आएगा, IIT एक्ट से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जनहित याचिका से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, जो आपकी PIL होती है, ठीक है भाई साहब, मोटे मोटे ये हैं। अगर आपको सभी पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, साइबर क्राइम वगैरह जो भी है, साइबर वगैरह के वो जो सबसे बड़ा है ये है। दूसरी बात, इसमें एक अलग से पोर्शन होता है महिलाओं से संबंधित अपराध, ठीक है ना, महिलाओं से संबंधित अपराध जैसे यौन उत्पीड़न आपका IPC में भी आता है, और आपका महिलाओं से संबंधित बाल श्रम, ये निषेध वगैरह, ये 1-2 एक्ट हैं इसके, एक बार इसको रीडिंग कर लेना, और IPC में कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरा पोर्शन मैंने आपको इतने समय में बताया है ना, ये भैया आपका मुश्किल से 2 से 4 घंटे का है काम, 4 घंटे में रीडिंग लगा लेना, खत्म बात। फिर एक अंकित भाटी की प्रिय शेर की वो आती है संविधान और मूल विधि की MCQ की, आप उसको लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप किसी भी प्रैक्टिस साइट से कर लेना, ठीक है, किसी से भी कर लेना, ठीक है। अंकित भाटी की भी क्या भाई, तुम किसी से भी कर लो, हम किसी को क्यों करें। दूसरी बात देखो, अंकित भाटी से याद आया भाई, देखो जो उनका मॉक पेपर दे रहा है ना, अगर कोई बेसिक लेवल का बच्चा है, मैंने कभी अंकित सर की कभी भी इस प्लेटफॉर्म पर बुराई नहीं करी, बहुत अच्छे इंसान है, मैं मानता हूँ, पर मैंने पर्सनली उनका मॉक पेपर देखा है, कुछ हार्ड लेवल का है भाई वो, ठीक है, हार्ड लेवल का कुछ ज़्यादा ही है। आपको अगर वो, ये मैं बता रहा हूँ, पेपर इस लेवल का तो नहीं आएगा जिस लेवल का वो मॉक पेपर दे रहे हैं, अगर आप समझदार हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई अगर आप एवरेज बच्चे हो ना, तो आप वहाँ पर जाकर और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि मॉक तो किसी का भी ना दो, अंकित भाटी किसी का भी ना दो, जो एवरेज बच्चा है भैया रिवीजन कर लो, हकीकत ये है। जिसका ये है कि भाई सब कुछ पढ़ चुका है, ये है वो है, तो भाई वो अपने हिसाब से देख लो। पर जो एवरेज है, जिसका सिलेबस रह रहा है भाई, वो मॉक पेपर मत देना अभी किसी का भी, रिवीजन मैक्सिमम करो। निचोड़ सारा ये है सभी बातों का। देखो स्ट्रेटजी जो आपकी रणनीति है, रणनीति अपनी खुद बनाओ, कोई भी आपको रणनीति नहीं बना के दे सकता। पहले अपने टॉपिक देखो कि आपके टॉपिक कौन से वीक हैं, सबसे पहले फोकस करो मैथ पर, रीजनिंग पर, और भाई आपका हिंदी पर, संविधान पर। और आने वाले 10 दिन जितने आपके टॉपिक कमज़ोर हैं इनको पढ़ो, बस इनको एक बार पढ़ लो। मैथ का जैसे
मैथ का टाइम एंड डिस्टेंस आपका कमज़ोर है, रीजनिंग के आपके कुछ टॉपिक्स जैसे ब्लड रिलेशन कमज़ोर है, या कुछ भी मैं XYZ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिंदी का साहित्य कमज़ोर है, संविधान का जो है, संविधान का जैसे आपको भाग 4 कमज़ोर है, या भाग 5 कमज़ोर है, भाग 6 कमज़ोर है, इस टाइप का। इन अगले 10 दिन कुछ मत करो, जितने आपके वीक पोर्शन है इनको तैयार करो। उसके बाद में रिवीजन, बस एक ही काम करना है आपको, रिवीजन। आपको मैं बता रहा हूँ, रिवीजन जितना कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। बस रिवीजन करना जितना कर सको, जितना ही पढ़ा है ना आपने, ये 10 दिन में जो पढ़ा है और जितना 1 साल में पढ़ा है, उसको आपको 30 दिन में जितने भी आपको दिन मिल रहे हैं आपको पचाना पड़ेगा। क्योंकि ये पेट भी कहते हैं ना, आपको आपने एक यूपीएससी के एक बहुत बड़े टीचर हैं, ओझा सर, ठीक है ना, ओझा सर हैं। मुझे काफ़ी वीडियो पसंद है उनकी, मतलब क्लास वगैरह मैं देखता नहीं, बहुत सी शॉर्ट क्लिप्स उनके यूट्यूब पर आती रहती है। तो वो एक चीज़ बताते हैं कि टॉपर में जो मतलब टॉपर होता है या फिर जो सिलेक्टेड बच्चा होता है, वो ये कहता है कि मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ या फिर 12 घंटे पढ़ता हूँ, पर वो जो मेन राज की बात है ना वो नहीं बताते। क्या कि इस 14 घंटे में से वो 5 से 6 घंटे रिवीजन करते हैं, 5 से 6 घंटे रिवीजन करते हैं इन 14 घंटों में से। और जो बाकी का टाइम है भैया, बाकी के टाइम में कुछ नया पढ़ लेंगे या फिर वही प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, ये चीज़ सुन लो। तो भाई उनकी मुझे बहुत बढ़िया बात लगी, जितना रिवीजन कर लोगे मैक्सिमम, उस दिन आप पेपर में जाकर देखोगे मॉक ज़्यादा ये नहीं है। कोई आपको डेली सलाह दे रहा है कि 1 2 2 मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, एग्ज़ाम का एंड है। अब देखो मेरी रणनीति फेल हो जाए तो हो जाए, पर मैं अपने सच्चे मन से बता रहा हूँ बिल्कुल। क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि भाई तुम ये बता रहे हो वो बता रहे हो, हकीकत यही है। मॉक का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट है कि टाइम कैसे मैनेज करें। दूसरा मॉक का मतलब है कि भाई जो आप वहाँ पर पेपर में गलती करते हो वो घर ही आप सीख लो कि आप क्या गलती कर रहे हो। बहुत से ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं जो आते आते आप पर रह जाते हैं। तो 4 से 5 मॉक बहुत हैं, ठीक है। हद से 6 दे दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दे दो बस। वैसे 7 देने की ज़रूरत नहीं है, 4 से 5 मॉक दे लो बस। और वो भी 5 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो टाइम फ्रेम आपको अच्छा लगे। जो 10 दिन वाले, जो बच्चे 10 दिन वाले हैं कि भाई जिनके टॉपिक जिनके टॉपिक रह चुके हैं, तो भाई मैं उनको एक चीज़ बता दूं कि सिर्फ आपको, अरे यार ये क्या हो गया, टू राइट योर फिंगर्स ओपन द मेन्यू टैब, भाई ये क्या हो गया, ठीक है। जो 10 दिन वाले ये क्या हो गया, चलो यार मैं ऐसे ही बताता हूँ, कुछ फंक्शन नहीं बिगड़ गई इसकी। तो जो 10 दिन वाले बच्चे हैं, 10 दिन मॉक पेपर मत लगाना तुम। जो 10 दिन वाले बच्चे हैं जिनके अभी कुछ टॉपिक्स कमज़ोर हैं, 10 दिन पहले जो टॉपिक है अपने टॉपिक पूरे करो। उसके बाद में मॉक पेपर एक ही इच्छा करे तो लगा लेना, वरना कोई बात नहीं। आगे आपकी मर्जी। रणनीति अपनी खुद बनाओ। रणनीति सिर्फ वही होती है, रणनीति क्या होती है, युद्ध से पहले जब आप युद्ध के लिए जाते हो, महाभारत भी आपने देखी होगी, जब श्री कृष्ण जितने पांडव भाई हैं उनके साथ में क्या रणनीति बनाते हैं कि ये मार दोगे वो मार दोगे, नहीं। असल में मुद्दा क्या है, रणनीति आपका ये है कि आपका कौन सा पक्ष कमज़ोर है। जो पक्ष आपका कमज़ोर है उसको मजबूत करो। रणनीति का मतलब वो है और कुछ नहीं है, ठीक है। हकीकत ये है। अब एक चीज़ आपकी इतनी अच्छी है, आप लगातार प्रैक्टिस में हो, जैसे मान के चलो हिंदी है, संविधान है, ठीक है। कुछ बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, इसमें उनका जो आपका संविधान का पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन है, सीसेट के लिए वो मैथ भी तैयार कर रहे होंगे, रीजनिंग भी कर रहे होंगे थोड़ी बहुत। पर बात यही है कि भाई रणनीति का मतलब यह है कि जो आपके वीक्स पॉइंट हैं उनको आप टारगेट करो अगले 10 से 15 दिन। अगर आपके भी टारगेट हो जाते हैं, उससे बाद में रिवीजन के अलावा मुश्किल से आप 2 से 4 मॉक लगा लो। डेली मॉक का कोई चक्कर नहीं है कि मॉक में कि भाई मेरे 260 आ रहे हैं, 280 आ रहे हैं, अब क्या करूं, 230 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, अब क्या करूं। मॉक पेपर डिसाइड नहीं करेंगे आपका। मॉक पेपर सिर्फ आपको ये डिसाइड कर रहा है कि भाई आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप क्या गलतियां कर रहे हो। सिर्फ मॉक का मतलब ये है और कोई मतलब नहीं है मॉक का। आगे आपकी मर्जी भाई। देखो ज़्यादा तो मैं इंसिस्ट आपको कर नहीं सकता, आप समझदार हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, शायद आई होप आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई हो, अकल में दिमाग में मतलब थोड़ा बहुत दिमाग में बैठी हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मॉक के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, 2-4 मॉक लगा लेना एग्ज़ाम से पहले। इसलिए मैंने कोई प्रमोशन नहीं करा इस वीडियो में, हकीकत ये है। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, समझ जाया करो आप, पर जब मैं कभी दिल से कह रहा हूँ तो उस बात को सुन लिया करो। बहुत सी चीज़ ऐसी हैं, हमने शायद जीवन में यूट्यूब पर बहुत से झूठ बोले हैं, हकीकत यही है। पर अब एग्ज़ाम का समय आ चुका है, अब शायद आपको कुछ गलत चीज़, गलत डायरेक्शन दूँ, इसलिए मैंने ना तो इसमें कोई किसी ऐप का प्रमोशन किया ना ही किसी का क्या। ये दिल से बात है, आपको माननी है मानना, वरना कोई बात नहीं। मैं भाई ज़्यादा आपको फोर्स करने का नहीं। इन द एंड बस मैं यही कहूँगा कि ये 40 दिन 40 साल डिसाइड करने वाले हैं।
जितना कमर तोड़ सको उतना तोड़ो, पर ये भी नहीं है कि 12 घंटे 14 घंटे आप पढ़ रहे हो, अपनी तबीयत ख़राब कर दो, अपना ये ख़राब कर दो। 8 से 10 घंटे काफ़ी है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैक्सिमम 12 घंटे से ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कह रहा है 14 घंटे 15 घंटे, नहीं बैठ पाओगे भाई, हिम्मत करके, ठीक है। बहुत सी चीज़ ऐसी होती है कि ये नहीं है कि बस उठोगे और सीधा पढ़ने बैठ जाओगे, खाना भी खाना है, ये भी खाना है। अगर आप 14 15 घंटे का टारगेट लेके चलोगे और डिमोटिवेट हो जाओगे। दूसरी बात, दिमाग जो असल में काम करता है मैक्सिमम, हकीकत तो ये है कि 5 से 6 घंटे काम करता है। वो आपकी वो है कि मेंटलिटी की भाई 10 घंटे पढ़ लूँ 12 घंटे पढ़ लूँ, आप खुद सेटिस्फाई हो जाते हैं। पर दिमाग इतना ये है कि जो 5 से 6 घंटे की बेहतरीन पढ़ाई करती है वो उसमें दिमाग बढ़िया काम करता है। जितना लंबा आप पढ़ोगे, सिर में दर्द हो रहेगा, पैरासीटामोल खाओगे, चलो अब तो जैसे भी है 15 दिन आपके 40 दिन है, जैसा भी कर लो। बस मैं ये कह रहा हूँ, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं 10 से 15 दिन में उसको ख़त्म करो, उसके बाद में रिवीजन करो, 2 से 4 मॉक दो। और अगर आपका एडवांस मैथ तैयार नहीं है तो एडवांस पर मत ध्यान दो, सीधी सी बात है, आप सीधा अर्थमेटिक पर ध्यान दो। रीजनिंग में पजल, मशीन इनपुट आउटपुट और आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ये कठिन सा है जो बच्चों को लगता है, ठीक है। और अगर आपका ये भी तैयार नहीं है तो छोड़ देना इसको। 30 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो रीजनिंग में, 30 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो मैथ में। और मैथ में भी अगर एडवांस ना पढ़ोगे तो भी आ जाएगा, एडवांस के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा नहीं आएंगे। नंबर सिस्टम को मैं एडवांस में नहीं गिनना, ईमानदारी से बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम तो जरूर करके जाना, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, देख लेना आप, ठीक है। एडवांस मैथ में, क्योंकि वैसे नंबर सिस्टम को जो नॉर्मली जो सभी टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, राकेश यादव, अभिनय शर्मा, जितने भी हैं, इनको भाई ये आपका उसमें ही लेते हैं, एडवांस मैथ में ही लेते हैं। पर मैं नहीं ले रहा इसको आपके लिए कि भाई नंबर सिस्टम करके जाना जरूर। एडवांस मैथ में उसको कह रहा हूँ जैसे आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, आपका प्रोबेबिलिटी, आपका अलजेब्रा और भाई आपका मेंसुरेशन, ठीक है। इनको अगर ना हो रहे हो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन टॉपिक है उन पर तैयार करो, अर्थमेटिक तैयार करो। अर्थमेटिक के बिना तो कुछ भी नहीं है। अर्थमेटिक कर लिया आपने 25 से 28 क्वेश्चन वैसे ही ठीक हो जाएंगे आपके। तो 30 देखो, हिंदी का, मैथ का और रीजनिंग का एवरेज लेके चलो 30 का। इन तीनों सब्जेक्ट में किसी भी हाल में आपको 90 क्वेश्चन करने हैं। और आप कर लेना 20 क्वेश्चन कर लेना आप जीएस में। 110 क्वेश्चन करने के बाद मज़े से आना, बिना टेंशन के, ना किसी का कट ऑफ देखना, ना किसी का कुछ देखना, रनिंग की तैयारी करना बस। 110 प्लस करने के बाद किसी भी कैटेगरी के हो भाई आप, मैं ये कह रहा हूँ मज़े से आना, मज़े से सोना, ना किसी की वीडियो देखना कि कट ऑफ कितने पर रहेगी, ये कब होगा, वो कब होगा। आँख बंद करके रनिंग की तैयारी करना और देखना, ऐसा ही सीपी सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट मैं आपको ये बता रहा हूँ 110, वैसे इससे नीचे हो जाएगा पर मैं आपको 110 बता रहा हूँ फिर भी। और 110 इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप ना स्कोर कर पाओ, कर लोगे, ठीक है। इन द एंड बस मैं आपसे ये कहूँगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।